गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपके संचयन इस पुस्तक की तीसरी कहानी कल्लू कुमार की उनाकोटी ये पढ़ाने वाली हूँ। और इस कहानी में हमारे लेखक ने त्रिपुरा राज्य की पूरी जानकारी बताई है। अब हमारे लेखक उस राज्य के उनाकोटी इस गांव में गए हैं और उस राज्य की खासियत और उस उनाकोटी की खासियत, उस गांव को उनाकोटी यह नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में लेखक हमें जानकारी दे रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लेखक उनाकोटी में पहुंच गए थे और उनाकोटी में पहुंचकर जो शिव जी की मूर्तियां है उनकी जानकारी लेखक ने ली थी। और वहां पर गंगा नदी के उस उनाकोटी गांव में बहुत सारे भगवान शंकर की मूर्तियां है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर 1 करोड़ से 1 कम मूर्ति है भगवान शिव जी की, तो इसलिए उसको उनाकोटी यह नाम दिया गया है। उना मतलब 1 कम, उना मतलब कम या फिर माइनस कहते हैं हम उसको, और कोटि मतलब 1 करोड़, मतलब 1 कोटि को 1 मूर्ति कम है वहां पर, इसलिए उस गांव को उनाकोटी यह नाम दिया गया है। और वह मूर्तियां किसने बनाई, या फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि यह सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। शैव तीर्थ मतलब भगवान शंकर से जुड़े हुए जो सबसे बड़ी मूर्ति है वहां पर है। और वहां पर इतने बड़ी मूर्तियां हैं कि पहाड़ों पर वहां पर चित्र बनाए हैं मूर्तियों के, या फिर भगवान शंकर जी के चित्र बनाए हैं, और जो जटाएं हैं उसके भी चित्र बनाए हैं। तो बहुत पूरा जो गांव है शंकरमय ही या फिर शिवमय ही हमको दिखाई देता है। तो लेखक वहां पर गए थे और वहां पर गंगा नदी के उगम का भी चित्र लेखक ने देखा है। तो उसकी जानकारी अब लेखक दे रहे हैं। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुमार था। मतलब ये जो मूर्तियां बनाई गई है इतनी सारी वहां पर, तो उसको उस निर्माता मतलब जिसने निर्माण किया है उस मूर्तियों को, जिसने बनाया है, उसको अभी चिन्हित नहीं किया गया है। चिन्हित मतलब जिसकी अभी पहचान नहीं की जा सकी है। लेकिन वहां के लोग ऐसा मानते हैं कि कल्लू कुम्हार नाम का एक आदमी था। कल्लू मतलब उसका नाम है, कुम्हार मतलब मराठी में हम उसको कुम्हार कहते हैं, जो मूर्तियां वगैरह बनाता है वो। कल्लू कुम्हार की उनाकोटी यह गांव है, तो इस लेसन का यह नाम क्यों दिया है, कल्लू कुम्हार ने वह उनाकोटी की जो मूर्तियां बनाई है, ऐसा वहां के लोग मानते हैं। लेकिन इसको कुछ प्रूफ नहीं है, तो इसलिए इस लेखक ने इस लेसन को नाम दिया है कल्लू कुम्हार की उनाकोटी। लेकिन इसके लिए कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है कि कल्लू कुमार ने ही वह इतनी सारी मूर्तियां बनाई है। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुम्हार था। वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी कि उसे 1 रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होगी। मतलब भगवान शिव जी और पार्वती के साथ वह कल्लू कुमार उनके स्थान पर, उनके निवास पर, मतलब कैलाश पर्वत पर, हम किसी टीवी सीरियल में देखते हैं या फिर हम किसी ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं कि भगवान शंकर जी का निवास कैलाश पर्वत पर है। तो कल्लू कुमार जो था वह शंकर और पार्वती का बहुत ही बड़ा भक्त था और इसीलिए उसको उनके साथ जाना था। उनकी वो हमेशा भक्ति करता था और उसका कहना था कि अगर मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ, पार्वती के साथ जाऊंगा, देवी पार्वती के साथ, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव जी से या फिर पार्वती से प्रार्थना की कि मुझे आपके साथ ले चलो। लेकिन पार्वती ने उसके पति भगवान शंकर को यह बताया कि हम कल्लू कुम्हार को हमारे साथ लेकर चलते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने उसके सामने यह शर्त रखी कि हाँ, अगर तुम 1 रात में मेरी, मतलब भगवान शंकर की 1 करोड़ मूर्तियां बनाते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। तो पहले उन्होंने यह शर्त रखी, देखते हैं हम आगे की शर्त पूरी होती है या नहीं होती है। कल्लू अपनी धुन में पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया, लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियां 1 कोटि से 1 कम निकली। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुम्हार को अपनी मूर्तियों के साथ उनाकोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। मतलब जो भगवान शिव जी ने जो शर्त रखी थी कि 1 दिन में और 1 रात में तुमको 1 करोड़ मूर्तियां बनानी है, और यह जो कल्लू कुमार था वह भी अपने धुन का पक्का था, अपने निश्चय का पक्का था। तब उसने 1 रात में
बहुत सारी मूर्तियां बनाई। जब सुबह हुई या फिर जब भोर हुई, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सुबह, तब उसने देखा कि 1 करोड़ को एक मूर्ति कम है। तब भगवान शिव जी ने इसी बहाने से उसको उसी उनाकोटी में रहने दिया अपने मूर्तियों के साथ, और वह अपने कैलाश पर्वत पर चलते बने। मतलब यह कहानी इस तरह से है कि उनाकोटी मतलब 1 करोड़ को 1 कोटि का एक मूर्ति कम पड़ गई, इसलिए उनाकोटी यह नाम उस उनाकोटी को पड़ गया। तो उससे जुड़ी यह कहानी है। इस जगह की शूटिंग पूरी करते शाम के 4 बज गए। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही उनाकोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया। मिनटों में जाने कहां से बादल भी घिर आए। जब लेखक उनाकोटी में गए थे तो वहां की शूटिंग भी कर रहे थे। त्रिपुरा राज्य में लेखक का जाने का निमित्त या फिर यही प्रयोजन था कि उस राज्य की जानकारी इकट्ठी करना, और उनके लेखक एक सीरियल बना रहे थे, क्योंकि लेखक हमारे निर्देशक है, डायरेक्टर है, तो वह त्रिपुरा राज्य की जानकारी देने के लिए एक सीरियल बना रहे थे। सिर्फ 3 एपिसोड की वह सीरियल थी। तो शूटिंग के दौरान वहां पर ही उनको शाम हो गई, मतलब 4 बज गए थे, और वहां पर बहुत पहाड़ है। हमने देखा कि वहां जो सूरज की रोशनी या फिर धूप 10 बजे के बाद आती है, क्योंकि सारा जो गांव है पहाड़ों से ढका हुआ है। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे ही उनाकोटी में अचानक सा अंधकार छा गया। दिन के सिर्फ 4 ही बज गए थे, क्योंकि सूर्य जब नीचे ढकता है 4 बजे या फिर 5 बजे के बाद, तब हमारे यहाँ पर रोशनी आती है, क्योंकि उतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन वहां पर बहुत ऊंचे पहाड़ थे, इसीलिए अचानक सा वहां पर अंधकार छा गया। मिनटों में जाने कहां से बादल घिर आए। जब तक हम अपने उपकरण समेटे, उपकरण मतलब जो उनका साहित्य था शूटिंग का, कैमरा वगैरह, कैमरे का रखने के लिए जो स्टैंड होता है, वह जो साहित्य थे उनके, वह उपकरण समेटे, बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी। मतलब जब तक वो अपनी शूटिंग की पैकिंग कर रहे थे, तभी तक अचानक से काले बादल छा गए, और जो बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ, मतलब कि क्या बहुत ही आवाज, बादलों के आवाज आ रहे थे, और वह कहर बरपाने लगी, मतलब बहुत जोरों की आवाज होने लगी थी। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ कुछ वैसा ही था जैसा मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा, और जिसने मुझे एक बार फिर उनाकोटी में पहुंचा दिया। अब लेखक हमें ये कहानी के माध्यम से बता रहे, लेखक इस लेख के या फिर लेसन के स्टार्टिंग में हमने देखा कि लेखक जहां पर थे, दिल्ली में उनका घर था, तो बहुत ही सुबह सुबह मैंने आपको समझाया था कि लेखक को बहुत ही जोरों की आवाज आ रही थी। फिर लेखक ने इमेजिन किया कि शायद कहीं बम फट गए, इतनी बड़ी आवाज आ रही थी। तब लेखक को उनाकोटी की या फिर त्रिपुरा की याद आ गई, तो याद में लेखक ये लेसन हमें बता रहे हैं। तो ऐसे ही आवाज उनको अब आ गई थी, और ठीक उसी आवाज के बहाने से, उसी आवाज की वजह से लेखक 3 साल पहले जब त्रिपुरा में गए थे, त्रिपुरा के उनाकोटी में गए थे, तो वहां की आवाज की वजह से लेखक को उस इलाके की, उस त्रिपुरा की, उस उनाकोटी की याद आ गई थी, और लेखक उन यादों में हमें ये बता रहे हैं। बच्चों, ये पाठ यही खत्म होता है। मुझे आशा ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें भारत के बहुत ही सुंदर त्रिपुरा राज्य की जानकारी दी है। त्रिपुरा राज्य के लोगों का रहन सहन कैसा है, या फिर लोगों के उत्पाद का साधन मतलब इनकम का, या फिर उनके घर कैसे चलता है, किस माध्यम से कैसे वो पैसे कमाते हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। और वहाँ की भौगोलिक जानकारी, मतलब त्रिपुरा राज्य में बहुत सारे पहाड़ है, और त्रिपुरा राज्य के तीनों सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है। और इस प्रकार से उन्होंने त्रिपुरा राज्य की पूरी जानकारी अपने कहानी के माध्यम से बताई है। अब मैं प्रश्न उत्तर पर चर्चा लेती हूँ, और कुछ नए शब्दों के अर्थ में आपको बता देती हूँ। मैंने पहले भी आप बोर्ड पर लिखे थे, और पाठ समझाते वक्त भी आपको यह अर्थ बताए थे। मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ। कुछ नए शब्द आए हैं इस पाठ में। अद्भुत मतलब विचित्र, सोहबत मतलब संगति, या फिर साथ में हम जिसको लेकर जाते हैं उसको हम सोहबत कहते हैं। आमतौर मतलब प्राय, सूर्योदय मतलब सूर्य उदय होने का समय। अलसाई, अलसाई मतलब आलस्यपूर्ण। ऊर्जादायी मतलब शक्ति देने वाली। दृढ़ मतलब पक्का। असमर्थ मतलब असहाय। दिनचर्या मतलब प्रतिदिन होने वाला कार्य। खलल
मतलब व्यवधान या फिर बाधा। मतलब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कुछ बाधा आ जाती है, उसको व्यवधान या फिर खलल भी कहते हैं। कान फाड़ू मतलब तेज आवाज, बहुत तेज आवाज जो हमारे कान फाड़ दे, इतनी बड़ी आवाज, जैसे कि फटाकों की होती है, बहुत बड़े फटाकों की। महज मतलब ऐसे ही आमतौर पर होने वाला या फिर केवल। आतंक मतलब भय। विक्षिप्त मतलब पागल। तड़ित मतलब बिजली। अलस सुबह मतलब तड़के या फिर बिल्कुल सुबह, मतलब जो 5, 5:30, 6 बजे की सुबह होती है उसको अलस सुबह कहते हैं। तांडव मतलब भयानक नजारा। पृष्ठभूमि मतलब पीछे का नजारा। मुहैया मतलब उपलब्ध। बुनियादी मतलब मुख्य। दुर्गम मतलब जहां पहुंचना कठिन हो, मतलब बहुत ही कठिन भरा रास्ता पहाड़ों पर। अवैध मतलब गैर कानूनी, इनलीगली भी कहते हैं हम उसको इंग्लिश में। आवक मतलब आना। असाधारण मतलब जो साधारण न हो या फिर विशेष मतलब स्पेशल। प्रवास मतलब जो हम दूर सफर करते हैं वह। असंतोष मतलब विरोध या फिर सहमत न होना, एग्री न होना किसी बात से। सत्ता मतलब शासन। हस्तांतरण मतलब एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाना, जैसे हम सत्ता हस्तांतरण कहते हैं। मान लो अगर किसी एक पार्टी का राज्य था या फिर शासन था, नेक्स्ट इलेक्शन में अगर वो पार्टी हारती है तो उस पार्टी से सत्ता हस्तांतरण होती है, मतलब दूसरे पार्टी को चली जाती है। नाटकीय मतलब नाटक की तरह। प्रतीकित मतलब अभिव्यक्त करना। क्रमिक मतलब निरंतर या फिर लगातार, कंटिन्यूअस। बहुधार्मिक मतलब अनेक धर्मों वाला। प्रतिनिधित्व मतलब प्रमुख रूप से मौजूद। बौद्ध धर्म जो कि आपको पता है एक धर्म है। महायान मतलब बौद्ध धर्म की एक शाखा। जैसे धर्मों में भी या फिर किसी जाति की उपजातियां होती है, उसी प्रकार से महायान भी है, बौद्ध धर्म का एक शाखा है। प्रतिमा मतलब मूर्ति। दशक मतलब 10 वर्षों का जो कालावधि होता है या फिर समय होता है। लोक गायक मतलब लोकगीत गाने वाले, जैसे लोक गायक या फिर लोकगीत मतलब लेसन था आपको 6th स्टैंडर्ड में, जैसे हमारे महाराष्ट्र के लोकगीत लावनी है या फिर पोवाड़ा है, इनको गाने वाले जो गायक होते हैं उनको लोक गायक कहते हैं। पुरस्कृत मतलब जिसे पुरस्कार मिला हो। कबीलाई मतलब कबीले से संबंधित। पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक तरह का दल है या फिर एक तरह का समूह है, ग्रुप है ये। कार्यकर्ता मतलब सदस्य। भोज मतलब खाना। सम्मान मतलब इज्जत। लगाव मतलब प्रेम। मुंहजोर मतलब जिद्दी। दिखावेबाज मतलब दिखावा करने वाला। संस्कृति मतलब परंपरा। नष्ट करना मतलब मिटाना। अनुरोध मतलब प्रार्थना या फिर रिक्वेस्ट। प्रतीत होना मतलब लगना या फिर महसूस होना। बॉलीवुड आपको पता है बॉलीवुड का मतलब। मौलिक मतलब असली। राज परिवार मतलब राजा के परिवार संबंधी। उत्तराधिकारी मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ियां होती है या फिर आने वाला अधिकारी व्यक्ति। समुदाय मतलब एक जाति या फिर एक समूह विशेष। विशेषज्ञ मतलब जानकार, उसको इंग्लिश में हम एक्सपर्ट भी कहते हैं। वाद्य मतलब ऐसा यंत्र जिससे संगीत की धुन निकले। निरक्षर मतलब अनपढ़। पेयजल मतलब पीने का पानी। गृहिणी मतलब हाउसवाइफ। आश्वस्त मतलब विश्वास होना। हिंसाग्रस्त मतलब जहां मारकाट की जाती है जिस एरिया में। पड़ाव मतलब ठहराव। सीआरपीएफ मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ के जवान आपको पता ही होंगे। काफिला मतलब दल या फिर ग्रुप। जोखिम भरा मतलब खतरे से भरा हुआ। गुंजाइश मतलब जगह या फिर कसर। इरादतन मतलब इरादा करके।
आकृष्ट मतलब ध्यान दिलाना, विद्रोही मतलब विद्रोह करने वाला, झुरझुरी मतलब कमकपी, ड्रैगन एक जानवर है आपको पता है वो, स्नेक मतलब तीली, तेज तर्रार मतलब बहुत तेज, मिलनसार मतलब कि हर एक के साथ प्रेम से रहने वाला या फिर प्रेम से मिलने वाला, उत्साह मतलब जोश, टीपीएस, टीपीएस एक आलू का बीज है, जैसे सीड्स कहते हैं हम उसको, मीट्रिक मतलब मापने की इकाई, हेक्टर मतलब जमीन का एक निश्चित भाग, बरक्स मतलब विपरीत या फिर बजाय, निर्यात, निर्यात मतलब हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को, कलेक्टर मतलब जिलाधिकारी, शैव मतलब भगवान शिव से संबंधित, तीर्थ मतलब धार्मिक स्थल जैसे कि शिरडी है, पंढरपुर है या फिर तिरुपति बालाजी है, उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा या फिर क्यूरियोसिटी हम इंग्लिश में कहते हैं, स्पष्ट मतलब साफ, इंतजाम मतलब प्रबंध, लंच दोपहर का भोजन, दंत कथा मतलब लोगों में प्रचलित कथा जो कि लोगों में काफी फेमस होती है ऐसी कहानियां, सदी मतलब 100 वर्षों का समय, सेंचुरी कहते हैं उसको, भगीरथ एक प्राचीन राजा थे वो, अवतरण मतलब उतरना, मिथक मतलब पौराणिक कथा, चित्रित मतलब चित्र द्वारा व्यक्त या फिर चित्र द्वारा किसी को व्यक्त करना, जटा मतलब सिर के बाल, जलप्रपात मतलब झरना, शब्दशः मतलब प्रत्येक शब्द के अनुसार, चिन्हित मतलब पहचाना हुआ, स्थानीय मतलब उसी क्षेत्र का, निर्माता मतलब निर्माण करने वाला, हम डायरेक्टर भी कहते हैं उसको इंग्लिश में, धुन मतलब लगन, भोर मतलब सुबह, भयावना मतलब डरावना, गर्जन तर्जन मतलब चमक के साथ बहुत ही तेज आवाज, कहर मतलब संकट या फिर विपत्ति, बरपाना मतलब बरसाना। ये थे कुछ नए शब्द जो इस लेसन के माध्यम से हमने पढ़े हैं। अब हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न उत्तर आपको आपके नोटबुक में भी लिखने हैं। पहले मैं आपकी इस प्रश्न उत्तर पर चर्चा लेती हूँ, बाद में आपको आपके पास बुक्स होगी तो लेसन के नीचे जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाए कि यह स्थान इस नाम से प्रसिद्ध क्यों है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, ऊना मतलब माइनस, कोटि मतलब करोड़, और यह स्थान इस नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव जी की 1 करोड़ को 1 मूर्ति कम है। ऊना मतलब कम है 1 और करोड़ मतलब कोटि। ऊना कोटि का अर्थ है 1 कोटि अर्थात 1 करोड़ से 1 कम। इस स्थान पर भगवान शिव की 1 करोड़ से 1 कम मूर्ति है। इतनी अधिक मूर्तियां एक ही स्थान पर होने के कारण यह स्थान प्रसिद्ध है। पूरे भारत में यह स्थान काफी प्रसिद्ध है। हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। पाठ के संदर्भ में ऊनाकोटी में स्थित गंगावतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। हमने इस पाठ में देखा कि यहाँ पर भगीरथ नाम के एक राजा थे और उन्होंने गंगा से ये विनती की या फिर गंगा नदी जो है उनको धरती पर लाने के लिए, कि वहां पर बहुत अकाल पड़ गया था, पीने के पानी की समस्या लोगों को हो रही थी या फिर खेती वगैरह करने के लिए भी पानी की समस्या हो रही थी। तो इस राजा ने गंगा नदी को तपश्चर्या करके, तपस्या आपको पता है, साधना मंत्र तंत्र जाप वगैरह करके गंगा नदी को प्रसन्न कर लिया। और फिर उन्होंने भगवान शिव जी से भी यह कहा कि गंगा नदी ऐसे अगर डायरेक्ट वह ऊपर से पृथ्वी पर आती है तो इसका नतीजा क्या हो सकता है कि यह नदी इतनी जोरों से, इतना प्रेशर से पानी अगर ऊपर आता है तो यह जो पूरी धरती है वह पाताल लोक में न चली जाए या फिर चली जा सकती है। तो इसीलिए भगवान शंकर से भी उन्होंने प्रार्थना की कि आप गंगा नदी को अपने जटाओं में उलझा ले और धीरे धीरे उसको पृथ्वी पर छोड़ दे। तो भगवान शंकर ने भी उसी प्रकार से किया। ऐसी कहानी है, इसका कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ यही हमें बताते हैं। तो भगवान शंकर ने भी उस गंगा नदी को अपने जटाओं में उलझा लिया और धीरे से पृथ्वी पर छोड़ दिया। प्राचीन काल में एक महान राजा हुए भगीरथ। उन्होंने अपनी तपस्या से गंगा को धरती पर आने के लिए राजी किया।
गंगा के वेग से धरती पाताल लोक में न चली जाए, इसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे धरती पर छोड़ दिया। इसी घटना को चित्रों के द्वारा उनाकोटी में दर्शाया गया है। मतलब यह जो पूरी घटना है, इसके बहुत बड़े बड़े चित्र इस उनाकोटी शहर, इस उनाकोटी गांव में जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहां पर दिखाया गया है। इस प्रकार के चित्र वहां पर निकाले गए हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कल्लू कुमार का नाम उनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया? मैंने आपको समझाया कि कल्लू कुमार का नाम इसलिए जुड़ गया क्योंकि वहां के लोगों में ये कहानी प्रचलित है कि कल्लू नाम का एक जो इंसान था वो कुम्हार था। कुम्हार मतलब मैंने आपको बताया कि मराठी में कुम्हार कहते हैं, जो मूर्तियां वगैरह बनाता है। तो उसने ये सारी इतनी मूर्तियां वहां पर बनाई है और उसको भगवान शंकर के साथ, पार्वती के साथ उनके निवास स्थान मतलब कैलाश पर्वत पर जाना था, शिव जी के साथ, पार्वती के साथ। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, तपस्या की, पूजा वगैरह की। तो भगवान शंकर पार्वती के कहने पर तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि हाँ, मैं तुमको ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक रात में 1 करोड़ मूर्तियां बनानी है शंकर जी की। तो वह अपने धूड़ का पक्का था, उसने वह मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जब सुबह हुई तब 1 कोटि को 1 मूर्ति कम थी। मतलब कि क्या, उनाकोटी को 1 मूर्ति कम पड़ गई। इसलिए भगवान शंकर ने भी वह बहाना बनाया और उसको वह अपने साथ लेकर नहीं गए, उसको वही उनाकोटी में वह छोड़ गए। तो इस प्रकार की वह कहानी है, इसलिए उसका नाम उनाकोटी से जुड़ गया। स्थानीय आदिवासियों के अनुसार कल्लू कुमार ने ही उनाकोटी की शिव की मूर्तियों का निर्माण किया है। वह शिव के भक्त था, वह उनके साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। भगवान शिव ने शर्त रखी कि वह एक रात में 1 करोड़ शिव की मूर्तियों का निर्माण करे। सुबह होने पर 1 मूर्ति कम निकली। इस प्रकार शिव ने उसे वही छोड़ दिया। इसी मान्यता के कारण कल्लू कुमार का नाम उनाकोटी से जुड़ गया। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ये सेंटेंस हमारे लेसन में आया है। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है? लेखक ने यह इसलिए कहा, एक्चुअली हमारे लेखक तो बहुत साहसी थे, लेकिन जब ये जो वाक्य है, मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, मतलब इस वाक्य से हमें पता चलता है कि लेखक उस समय डर गए थे। तो हमारे लेसन में जब लेखक त्रिपुरा में गए थे तो ऐसे ही एक नक्सलवादी एरिया में या फिर हिंसाग्रस्त एरिया में लेखक गए थे। तो वहां पर वहां के जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं, उन्होंने बताया कि इस स्थान पर कुछ 2 ही दिन पहले हमारे जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ के जो आतंकवादी है या फिर हिंसा करने वाले लोग हैं, उन्होंने मार दिया है। तो इसी बात को देखकर या फिर उस जगह को देखकर, इस बात को सुनकर लेखक काफी डर गए थे। तो इसलिए यह वाक्य लेसन में प्रयुक्त किया गया है या फिर बताया गया है। मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे वह घटना है जब लेखक सीआरपीएफ के जवानों के साथ त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त क्षेत्र से गुजर रहा था। मार्ग में एक जवान ने एक जगह की तरफ इशारा करके बताया कि 2 दिन पहले वहां विद्रोहियों ने एक जवान को मार डाला। इस बात को सुनकर लेखक बहुत घबरा गए कि वहां पर एक सीआरपीएफ के जवान को मार डाला था विद्रोही मतलब जो जैसे जिसे हम आतंकवादी कह सकते हैं या फिर नक्सलवादी कह सकते हैं, जो कि हमेशा ही सरकार का या फिर गवर्नमेंट के किसी डिसीजन का या फिर पुलिस का विरोध करती आई है। त्रिपुरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना? मैंने आपको समझाया था कि त्रिपुरा में बहुत धर्मों वाले लोग हैं, क्योंकि वहां पर बाहर से जो लोग आते हैं, बांग्लादेश से भी लोग वहां पर आकर सेटल हो गए हैं और दूसरे राज्यों से भी लोग किसी अपने काम के बहाने से वहां पर आ गए हैं और वहां पर ही वह बस गए। इसलिए वहां पर बहुत धर्मों वाले लोग हैं। त्रिपुरा में विविध धर्मों को मानने वाले लोग बाहरी क्षेत्रों से आकर बस गए हैं। इस प्रकार यहाँ अनेक धर्मों का समावेश हो गया है। तब से यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया है। मतलब वहां पर बाहर के अनेक धर्मों के जाति के लोग आकर बस गए हैं। जैसे हमारे मुंबई में भी है या फिर पुणे भी, जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज होती है, मुंबई में खासकर बहुत जाति धर्मों के
और बहुत राज्यों के भी लोग हैं मुंबई में। पूरे इंडिया के जो सारे राज्य है, कश्मीर है, पंजाब है या फिर केरला है, सारे राज्यों के लोग वहां पर आकर बस गए, इसलिए मुंबई में भी बहुत धर्मों वाले लोग हैं। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन दो प्रमुख हस्तियों से हुआ? समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान है? टिलियामुरा जो कस्बा है या फिर जो गांव है, वहां पर लेखक का एक तो लोक गायक थे हेमंत कुमार जमातिया, और दूसरी एक महिला थी गायिका मंजू ऋषिदास। एक सिंगर थी, लेडीज थी वो मंजू ऋषिदास, और एक जो लोक गायक थे, मतलब जो लोकगीत थी उनको गाने वाले हेमंत कुमार जमातिया, इनके साथ उनकी मुलाकात हो गई। और वह दोनों भी जिला परिषद के, हेमंत कुमार जो है वह हेमंत कुमार जमातिया जिला परिषद के सदस्य थे, मतलब झेडपी के सदस्य थे, और सामाजिक कार्यों में भी अपना हाथ बटाते थे। और मंजू ऋषिदास जो है महिला, वह भी नगर पंचायत में अपना वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी या फिर लीडर थी, इसलिए वह भी अपने वार्ड की जो समस्याएं है, पानी की समस्या या फिर रास्ते की समस्या, इस समस्याओं पर उन्होंने काम किया था। टिलियामुरा कस्बे में लेखक की मुलाकात प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया और रेडियो कलाकार व मंजू ऋषिदास से मुलाकात हुई। हेमंत कुमार गायक होने के साथ साथ जिला परिषद के सदस्य भी थे। वे सामाजिक कार्यों में हाथ बटाते थे। मंजू ऋषिदास नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी और स्वच्छ पेयजल तथा गलियां पक्की करवाने के लिए प्रयासरत थी, मतलब गलियों के जो रास्ते थे वह भी उन्होंने अच्छे से बनाए थे। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी? वहां के जो जिलाधिकारी थे, मतलब जो कलेक्टर थे, उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ पर एक नए किस्म के आलू की जाति है, टीपीएस उसका नाम है। टीपीएस के जो बीज होते हैं या फिर जो सीड्स है, यह जो सीड्स नए जमाने के जो सीड्स है, सुधारित है, तो यह बहुत ही कम लगते हैं खेती के लिए, लेकिन जो पारंपरिक जो सीड्स थे वो बहुत ज्यादा लगते थे। और यह जो सीड्स की वजह से यहाँ पर आलू की खेती बहुत ही अच्छे तौर पर होती है और आलू की निर्यात भी बहुत सारे राज्यों में वहां की जाती है, मतलब वह जो एरिया था वह आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध था। कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने लेखक को बताया कि यहाँ बुआई के लिए पारंपरिक आलू के बीजों के बजाय टीपीएस नामक अलग किस्म के आलू के बीज का प्रयोग किया जाता है। मतलब पारंपरिक जो पुराने समय के, जो पिछले समय से चले आ रहे हैं, वो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। नए किस्म के टीपीएस नामक की जो आलू के बीज है, सीड्स है, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इस बीज से कम मात्रा में ज्यादा पैदावार ली जाती है। यहाँ के निवासी इस तकनीक से काफी लाभ उठाते हैं, मतलब वहाँ के जो निवासी, वहाँ के जो खेती करते हैं लोग, इस खेती, आलू की खेती की वजह से काफी मुनाफे में वह आ गए थे। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के बारे में बताइए। त्रिपुरा का तो मेन बिजनेस है, मेन गृह उद्योग है कि क्योंकि वहां पर जो बांस होती है, जिसको हम मराठी में बाम्बू कहते हैं, जो बांस की खेती है बड़े तौर पर की जाती है, तो इसलिए वहां का जो मुख्य गृह उद्योग है बांस की छोटी छोटी सीके बनाना, अगरबत्ती के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो हमारे घर में जो अगरबत्ती होती है उसके मिडल में जो एक पतली सी लकड़ी होती है, उसको बांस को पहले काटा जाता है, फिर उसको बहुत ही छोटे छोटे उसके पार्ट बनाए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं, और इसके इतनी पतली पतली सीके या फिर इतनी पतली पतली लकड़ी को बनाया जाता है और उसको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं अगरबत्ती बनाने के लिए, लोगों को वह इस्तेमाल में आती है। और दूसरे भी ऐसे घरेलू उद्योग है, मतलब अचार बनाना या फिर पापड़ बनाना। त्रिपुरा में बांस के द्वारा पतली पतली सीके तैयार की जाती है। इन सीकों को अगरबत्ती बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। त्रिपुरा के कुछ घरेलू उद्योग इस प्रकार से हैं: अचार बनाना, पापड़ बनाना, लिफाफे तैयार करना, चटनी बनाना, पतंग बनाना, वस्त्र तैयार करना, मसाले तैयार करना, पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाना आदि। इस प्रकार से त्रिपुरा के अन्य भी बहुत सारे घरेलू उद्योग हैं।
एक्चुअली त्रिपुरा राज्य जो है मतलब उतना डेवलप नहीं है जैसे हमारा महाराष्ट्र है या फिर गुजरात है या फिर कर्नाटक, केरला, ये इतने डेवलप है, उतना वो नहीं है डेवलप। लेकिन वहां पर जो भौगोलिक संपदा मिली है उस राज्य को, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, निसर्ग के दृष्टि से या फिर सौंदर्य के दृष्टि से वह राज्य बहुत ही अच्छा है। इसलिए वहां पर देखने के लिए भी उस राज्य को बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं। और वहां के लोगों के ये जो प्रमुख बिजनेस है ऐसे ही छोटे मोटे उद्योग है। मतलब वहां पर उतनी बड़ी कुछ कंपनी जैसे हमारे पुणे में या फिर बम्बई में या फिर गुजरात राज्य में या फिर बेंगलोर में जितनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, फार्मास्यूटिकल्स है या फिर IT कंपनी है, उतनी ऐसा कुछ वहां पर उतना नहीं है हमारे जैसा। लेकिन वहां पर जो घरेलू उद्योग है वो बहुत अच्छे से होते हैं या फिर खेती अच्छे से है वहां पर। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। त्रिपुरा के बारे में कहे गए लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। मतलब इस प्रश्न में आपको जो लेसन में लेखक ने बताया त्रिपुरा राज्य की जानकारी या फिर त्रिपुरा राज्य के बारे में लेखक के जो विचार है उसको हमें लिखना है। जब लेखक त्रिपुरा में गए तो वहां का जो निसर्ग सौंदर्य है वह देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और उस राज्य के सौंदर्य को लेखक को पूरी दुनिया को दिखाना था। इसलिए वो टीवी सीरियल बनाने के लिए जो कि राज्यों की जानकारी देने वाली हो, ऐसी सीरियल बनाने के लिए वहां पर शूटिंग के लिए लेखक गए थे। तो वहां पर उन्होंने जानकारी दी कि त्रिपुरा राज्य की जो 3 सीमाएं हैं वह बांग्लादेश से जुड़ी हुई है और बांग्लादेश से बहुत सारे लोग वहां पर आकर बस गए हैं और दूसरे राज्यों के भी लोग वहां पर आकर बस गए। इसलिए यह राज्य बहुत धार्मिक हो गया है, बहुत सारे जातियों के धर्मों के लोग वहां पर है और वहां पर भौगोलिक संपदा या फिर निसर्ग सौंदर्य बहुत ही अच्छा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जंगल है, बहुत ही सुंदर लुभावना वहां का मौसम है। और वहां पर जो लोक गायक है या फिर लोक गीतों को गाने वाले या फिर कलाकार भी बहुत है। संगीत के क्षेत्र में भी इस राज्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है इस राज्य का, क्योंकि हमारे बॉलीवुड के बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार S.P. बर्मन वो भी वहां के हैं। और वहां का सबसे फेमस गांव है उनाकोटी, जो कि सबसे फेमस शैव तीर्थों में से एक है। बहुत ही बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर शंकर की मूर्तियां यहीं पर है और बहुत सारी मूर्तियां हैं और बहुत सारे शंकर से जुड़े चित्र भी और जो पहाड़ों पर चित्र बनाए हैं इससे बहुत ही सुंदर है। शिवमय वह गांव हो गया है। लेखक ने बताया कि त्रिपुरा भारत के छोटे राज्यों में से एक है। इस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर काफी ज्यादा है। जनसंख्या मतलब वहां की लोक संख्या बहुत बढ़ती है क्योंकि वहां पर बाहर के लोग बहुत आकर बस जाते हैं, तो इसलिए इस राज्य की संख्या बढ़ जाती है। यह राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। शेष भारत से त्रिपुरा का संपर्क मिजोरम और आसाम राज्यों द्वारा ही हो पाता है। मतलब 3 तरफ की जो बाउंड्रीज है वह बांग्लादेश से है और 2 तरफ की जो बाउंड्रीज है वह मिजोरम और आसाम जो कि हमारे भारत के राज्य है इस तरफ से है। यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ जंगल ही जंगल है। बांग्लादेश की सीमा से लगा होने के कारण बांग्लादेशी यहाँ अवैध रूप से आ जाते हैं। अवैध रूप से मतलब गैर कानूनी, इनलीगली वह आ जाते हैं हमारे भारत में, क्योंकि अगर दूसरे देश में जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती है, वहां पर रहने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेशी लोगों ने घुसखोरी की है, यहाँ पर आकर वो बस गए हैं। वर्तमान में जहाँ राज्य की विधानसभा बैठती है वहाँ उज्जैन महल है। पहले यह राजशाही थी। माणिक्य वंश त्रिपुरा पर शासन करता था। मतलब माणिक्य वंश जैसे हमारा जैसे मुगल वंश है या फिर हमारे शिवाजी महाराज का जो वंश है या फिर पेशवाई वंश है, उसी प्रकार से माणिक्य एक राजा थे वहां पर। पिछले जमाने में इस माणिक्य राजाओं का यहाँ पर शासन था और वहां पर एक उज्जैन महल है, वहां पर विधानसभा बैठती है। मतलब हमारे महाराष्ट्र में या फिर दूसरे राज्यों में सेपरेट उसके लिए बिल्डिंग बनाई जाती है, लेकिन इस महल में ही यहाँ की विधानसभा चलती है। इस राज्य में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। भारत की माया नगरी मुंबई में यहाँ के संगीतकार R.D. बर्मन का संगीत गूंजता है। यहाँ पर अनेक प्रसिद्ध लोक गायक है, जैसे कि मैंने आपको लोक गायक जो है हेमंत कुमार जमातिया या फिर मंजू ऋषिदास जो गायिका है उसका भी उल्लेख किया था। त्रिपुरा के कई क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं होती रहती है। CRPF वहां के हालात पर
काबू पाने के लिए संघर्षरत है। मतलब यहाँ पर हिंसाएं होती रहती है। ये राज्य बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर विद्रोही भी आकर बस गए हैं, तो सीआरपीएफ के जवान वहां पर हमेशा के लिए तैनात किए जाते हैं। विद्रोही गुटों से निपटना हो या यातायात की समस्या हो, सब सीआरपीएफ संभालती है। लेखक ने लिखा है कि त्रिपुरा के लोग अगरबत्तियों के लिए बांस की सींकें तैयार करते हैं। वहां आलू की खेती की जाती है, जिसका निर्यात भी किया जाता है। आलू के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है और वहां पर बड़े तौर पर आलू की निर्यात भी की जाती है, मतलब ट्रांसपोर्ट भी की जाती है। ऊनाकोटी में शिव की 1 कोटि से मूर्तियां हैं, लेकिन 1 कोटि को 1 कम पड़ गई है वहां पर, जिन्हें कल्लू कुमार नामक व्यक्ति ने बनाया था। शिव की सबसे बड़ी आधार मूर्ति पूरे भारतवर्ष में यहीं पर है, मतलब भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति वहां पर है। यहाँ के चट्टानों पर शिव की मूर्तियों का चित्रण किया गया है। वहां पे जो चट्टाने हैं वहां पर भी भगवान शंकर के मूर्तियों का चित्रण किया गया है। और गंगावतरण, मतलब गंगा पृथ्वी पर कैसे आ गई, वो उसकी भी स्टोरी वहां पर चित्रों के द्वारा प्रस्तुत की गई है। गंगा के अवतरण संबंधी पौराणिक कथा को भी चित्र रूप में इन चट्टानों पर देखा जा सकता है। मतलब इतने बड़े बड़े चित्र वहां पर खींचे गए हैं या फिर निकाले गए हैं। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। भारत को आज बहुधार्मिक समाजों के संग शांति से जीने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का जीता जागता उदाहरण है। यह इस वाक्य को सिद्ध कीजिए। भारत को आज बहुधार्मिक समाजों के संग शांति से जीने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे बहुत सारे धर्मों के, जातियों के लोग एक ही गांवों में, एक ही शहर में रह रहे हैं। जैसे कि हमारे पुणे में सभी धर्मों के, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या फिर दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ पर आकर बस गए। इस तरह से दूसरे राज्यों में हमारे हिंदू या फिर दूसरे जाति के धर्मों के लोग आकर बस गए हैं। लेकिन इस सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। और यह इस दृष्टि से त्रिपुरा बहुधार्मिक राज्य बन गया है, क्योंकि त्रिपुरा में बिजनेस के सिलसिले में या फिर काम के बहाने से दूसरे राज्यों से, वहां के जो छोटे छोटे राज्य है, आपको ज्योग्राफी में आपने सुना होगा या फिर देखा होगा मैप में भी, कि त्रिपुरा राज्य के बाजू में असम है या फिर जो बहुत ही छोटे छोटे राज्य है, वहां पर भी हमारे तरह, जैसे हमारे महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में या फिर कर्नाटका में बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, उस प्रकार से उतना नहीं है डेवलप वो एरिया। तो वहां पर खेती करने के या फिर जो घरेलू उद्योग है वह करने के बहाने से दूसरे राज्यों के लोग भी वहां पर आकर रहने लग गए। तो ये लोग जो है, मतलब वहां के त्रिपुरा के प्रॉपर लोग तो आदिवासी थे, पहले के जमाने के जो लोग थे प्रॉपर त्रिपुरा के, वो तो आदिवासी लोग थे। लेकिन बाहर के लोग वहां पर बहुत आ गए हैं, बहुत जाति धर्मों के लोग हैं, लेकिन ये सभी मिलजुल कर रह रहे हैं। तो त्रिपुरा राज्य बहुत धार्मिक बन गया, बहुत सारे धर्मों के लोग वहां पर हैं। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, उन्हें आपस में मिलजुल कर रहना आना चाहिए। इस दृष्टि से त्रिपुरा का उदाहरण दिया जा सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे धर्मों के लोग आकर बस गए हैं। त्रिपुरा राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण है। यहाँ 19 जनजातियों और संसार के चारों बड़े धर्मों का समन्वय है। संसार के जो 4 बड़े धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या फिर क्रिश्चियन है, इस प्रकार से चारों धर्मों के लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं। इन 19 कबीलों में से 2 चकमा और मुद्य महायानी है, जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है। मतलब बौद्ध धर्म की भी जो शाखाएं है वो भी हमें वहां पर देखने को मिलती है। यह एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा है, जो 1930 के दशक में रंगून से यहाँ लाई गई थी। और यहाँ पर भगवान जो बुद्ध है उनकी भी बहुत बड़ी प्रतिमा है, जो 1930 से रंगून इस स्थानक से या फिर इस स्थान से लाई गई है। त्रिपुरा राज्य का उनाकोटी स्थान भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। मतलब यह जो त्रिपुरा के जो उनाकोटी है सिर्फ भारत का ही नहीं,
पूरे देश में जहां जहां भगवान शंकर को माना जाता है या फिर भगवान शंकर के जहां पर मंदिर है या फिर मूर्तियां है, ऐसे शैव तीर्थों में से सबसे बड़ा शैव तीर्थ ऊनाकोटी है, क्योंकि सबसे बड़ी मूर्ति और बहुत सारी मूर्तियां वहां पर भगवान शंकर की हमें देखने को मिलती है। यहाँ युगों से आदिवासी धर्म फलते फूलते रहे हैं, मतलब यहाँ के जो प्रॉपर लोग थे वह आदिवासी है। धार्मिक विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि यहाँ ऊनाकोटी में शिव की 1 करोड़ मूर्तियां हैं। 1 करोड़ से एक्चुअली एक कम है, ऐसे लेसन में बताया है। इसके चट्टानों पर गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का चित्रण है, मतलब यहाँ पर भगवान शिव की बहुत सारी मूर्तियां हैं और चट्टान पर जो भगवान शंकर के जटाओं से गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसकी पूरी जो कहानी है चित्रों के माध्यम से हमें दिखाई देती है। त्रिपुरा में अनेक स्थानों पर बौद्ध मंदिर तथा हिंदू मंदिर है, मतलब वहां पर बौद्ध मंदिर भी बहुत सारे हैं और हिंदू मंदिर भी बहुत सारे हैं। ये सभी वहां के निवासियों की धार्मिक भावनाओं के प्रतीक है, और वहां के जो निवासी है, मतलब वहां के जो रहने वाले लोग हैं, इनकी धार्मिक भावनाएं इन मंदिरों के साथ जुड़ी हुई है। मतलब हमने देखा कि बहुत सबसे बड़े शिव की मूर्ति भी है, और जो बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध थे उनकी भी सबसे बड़ी प्रतिमा भी वहां पर है। मतलब बहुत सारे धर्मों के लोग वहां पर मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैंने आपको नए शब्दों के अर्थ भी बताए और प्रश्न उत्तर पर हमने चर्चा भी की। अब आपके नोटबुक में आपको इस लेसन, आपके टेक्स्ट बुक में जो नीचे के जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्नों के ऊपर मैंने चर्चा कर ली है, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको मैं नए लेसन सिखाऊंगी।